चलिए, ऑडिट चैप्टर 1 का रिवीजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रिवीजन मैं अपनी पीपीटी से करा रहा हूँ। सो आपने सामने पीपीटी रखिएगा। चलिए, चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। पहली स्लाइड जो है वो एज सच आपकी बुक में कवर्ड नहीं है। ये एक जनरल स्लाइड है कि एक बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस कैसे फ़्लो करते हैं। तो मैंने आपको समझाया था, पहले बिज़नेस में एक इवेंट होता है, फिर इवेंट के बाद कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस के दो नेचर होते हैं, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर का बैलेंस शीट में जाता है और रेवेन्यू नेचर का P&L में जाता है। फिर P&L का नेट रिजल्ट क्या होता है, इधर प्रॉफिट इधर लॉस, दोनों का ही इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। फिर कैपिटल हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी कहाँ आती है, बैलेंस शीट पे। तो आप देख पा रहे होगे हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप सोचो, अगर आप किसी ट्रांजेक्शन्स को वो रेवेन्यू नेचर का था बट आपने उसको कैपिटल ट्रेड कर लिया, कैपिटल नेचर का था आपने रेवेन्यू ट्रेड कर लिया, तो ऑब्वियसली आप सोचो ना, सब कुछ जो जितने स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, ठीक है, वो सब गलत हो जाएंगे। तो इस वजह से ज़रूरी है कि एक एक एस्पेक्ट का क्या हो, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो। और आपको ही पता है कि सिंस ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट एक कंपनी की नेटवर्थ निकलती है, उसकी मार्केट स्टैंडिंग निकलती है, उसकी मार्केट वैल्यू निकलती है। तो अगर आप सोचो ना, जर्नल एंट्रीज़ में कुछ गलती है, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन में कुछ गलती है, ठीक है, तो आप सोचो ना फिर कितना गलत हो जाएगा ये। और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिसीजन लेते हैं वेदर टू इन्वेस्ट, है ना, वेदर टू लेंड। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सब गलत हो जाएगा। अब ऑडिट क्या होता है, तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, P&L, CFS, नोट्स टू अकाउंट। सर किसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, किसी भी एंटिटी की, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज़, लीगल फॉर्म, स्ट्रक्चर। लीगल फॉर्म मतलब इन द आइज़ ऑफ लॉ उसका एग्जिस्टेंस कैसा है, वो EOP है, BOI है, पार्टनरशिप है, LLP है, क्या है। और ये एग्जामिनेशन हो रहा है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर अप, ठीक है। उसके बाद ऑरिजिन ऑफ ऑडिट। ऑडिट हमारा एशियन टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। इसका प्रूफ क्या है सर, इसका रेफरेंस हमको मिलता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में। पहले भी फिक्स अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता था और पहले भी अकाउंट्स मेंटेनेंस होता था, ऑडिट होती थी। ऑडिट ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑडायर का मतलब होता है सुनना। पहले भी ऑडिटर आता था और सुनता था और चेक करता था कहीं एम्प्लॉयज़ नेग्लिजेंट तो नहीं है, केयरलेस तो नहीं है। MCQ बन सकता है, द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन 1860 फॉर बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, स्लाइड नंबर 5। उसमें ये है कि ऑडिटर को अपना काम इस कदर करना है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे। मतलब ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो जिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है वो किसी को मिसलीड ना करे। तो ऑडिटर ये 6 पॉइंट इंश्योर करेगा। क्या क्या पॉइंट थे, अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्रीज का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एंट्रीज कोई ओमिट नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन आप जो भी कन्वे कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था गोइंग कंसर्न का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको जो भी बोलता है, क्या डिस्क्लोज करना है, कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, सब कुछ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स है इसमें। फिर ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऐसे 200 के दो ही ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और दूसरा था टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद था स्कोप ऑफ ऑडिट। इसमें दो चीज़ थी कि इस स्कोप में क्या आता है, स्कोप में क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले स्कोप में क्या नहीं आता है, तो ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज़ विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। दूसरा, ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। एंड लास्ट क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मेरे स्कोप में क्या आता है, ऑब्वियसली सारे एस्पेक्ट को चेक करना, ठीक है, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को चेक करना। रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन की, तो उसके 2 पॉइंट्स है। पहले तो स्टडी करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम्स को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, और टेस्टिंग, इंक्वायरीज और वेरिफिकेशन करेंगे। फिर उसका थर्ड पॉइंट था कि हमें ये भी चेक करना है कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज है कि नहीं, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वाइज हमें डिस्क्लोज करना होता है। तो इसके 2 पॉइंट्स है, कैसे चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, और मैनेजमेंट के जजमेंट्स को भी कंसिडर करेंगे। स्कोप ऑडिट यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स। तो एक ऑडिट कैसे सारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, जैसे लॉ है, इकोनॉमिक्स है, बिहेवियरल साइंस है, स्टैट्स, मैथ्स, तो कैसे सबसे कनेक्टेड है,
ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ईजी है, मैं एक एक शब्द में आपको समझा दे रहा हूँ। देखो ऑडिट और अकाउंट्स कैसे कनेक्टेड है। देखो बेसिकली ऑडिट में हम लोग कर क्या रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर को ही तो चेक करते हैं ना। और हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, एज पर अकाउंटिंग टेक्निक्स, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एज पर अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। तो सोचो अगर आपको अकाउंट्स की ही नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छा ऑडिटर नहीं बन सकते हो, ठीक है। वो एक कोर है, वो एक सोल है ऑडिट का। ऑडिटिंग एंड लॉ की नॉलेज क्यों होनी चाहिए। देखो आपके क्लाइंट पे कितने लॉज लगते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है अगर हम किसी एक लॉ का भी नॉन कंप्लायंस करते हैं ना तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, हमारे ऊपर हो सकता है कि हमारा बिजनेस ही बंद हो जाए। तो बहुत सारे लॉज हैं, जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपके ऊपर इन्वायरमेंटल लॉज लग जाते हैं। आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी के लॉज, कंपनीज एक्ट के लॉज, इनकम टैक्स के लॉज, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका होता ना नेचर ऑफ बिज़नेस बढ़ता है, ठीक है, तो वैसे वैसे लॉज भी चेंज होते रहते हैं। तो लॉज की भी नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की नॉलेज इन द सेंस कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं या कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिससे हमारे क्लाइंट का बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद बिहेवियरल साइंस, सिंपल सा मतलब क्या है कि देखो हमें ऑडिट में बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें उनके इंटेंशंस समझ में आने चाहिए, लोगों से डील करना आना चाहिए, उनकी बातों से हमें समझ में आना चाहिए कि यार क्या इंटेंशन है उनका, ठीक है। उसके बाद स्टैट्स एंड मैथ्स, तो इसमें यही है कि बेसिकली हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, जैसे रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं। सैम्पलिंग करना आना चाहिए। फिर ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, देखो हम इतने सारे डेटा को लेके ओपिनियन देते हैं तो ऑब्वियसली हमें डेटा साइंस आना चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग करना आना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस की नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि क्लाइंट जो फाइनेंस कर रहा है वो सही सोर्सेज से कर रहा है और क्लाइंट जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वो सही जगह कर रहा है, रिस्की इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा है। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, तो ये भी बेसिक पॉइंट है कि हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी की नॉलेज होगी तो हमें पता होगा कि क्लाइंट कितना सेल कर सकता है। से फॉर एग्जांपल क्लाइंट सेल कर रहा है 15 लाख यूनिट्स और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड है। भाई 15 लाख का सेल कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10 लाख की, तो पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी। तो प्रोडक्शन की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद इनहेरेंट लिमिटेशन, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पे या फाइनेंशियल में बनाने के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंट्स लेते हैं। जजमेंट्स क्या क्या होते हैं जजमेंट्स क्या क्या होता है, जैसे डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड यूज़ करना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कौन सा मेथड यूज़ करना, तो बहुत ज़्यादा जजमेंट्स होते हैं एंड दैट जजमेंट कुड लीड टू डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इसमें 5 पॉइंट आता है। पहला लीगल लिमिटेशन, प्रैक्टिकल लिमिटेशन, फिर ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सब लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में फ्रॉड क्या पॉइंट है कि फ्रॉड इन्वॉल्व्स सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली डिजाइंड स्कीम्स जिसको कंसील कर पाना मुश्किल होता है। थर्ड था नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम, और लास्ट में फ्यूचर इवेंट्स। फोर्थ वाला पॉइंट एक बार समझा दे रहा हूँ। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या मतलब है कि देखिए ऑडिट जो होती है वो टाइम बाउंड मैनर में होती है, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। हो सकता है कि 1,000 रुपये की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है, सपोज़ सैलरी है और सैलरी अकाउंट में 1,000 जो अमाउंट है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, उसका एविडेंस हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इनिशियली तो हम ट्राई करेंगे कि मिल जाए एविडेंस, बट अगर नहीं मिल पा रहा है तो ऑब्वियसली पूरा दिन वेस्ट नहीं करेंगे उसके पीछे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ही पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको और भी एरियाज चेक करने हैं। तो ऑब्वियसली आप ऐसा उसको फिर आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, उसको आपको बेयर करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। और डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम का क्या मतलब है, इन्फॉर्मेशन की होता ना इंपॉर्टेंस डिक्रीज होने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाया था, एक प्रोसीजर होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप, वो 315 के हिसाब से होता है, ऐसे 315 के हिसाब से। वो हमें क्या बोलता है कि एक बार जब हम ऑडिट शुरू करते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कितने सेगमेंट्स हैं, कितने ब्रांचेस हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, कैसा इंटरनल कंट्रोल है। अब मान लीजिए लास्ट ईयर में ऑडिटर था, मैंने उस समय तो 315 अप्लाई किया था, पूरा अंडरस्टैंडिंग, थरो अंडरस्टैंडिंग लिया था।
इस साल मैंने क्या किया ना, मैं सोचा यार क्या बार बार अंडरस्टैंडिंग लूँ, ठीक है, क्या बार बार क्लाइंट से मिलूँ वगैरह वगैरह। मैं प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग को ही इस साल यूज़ कर लिया। ऑब्वियसली वो गलत है ना, क्योंकि देखो अब इस साल हो सकता है क्लाइंट ने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी हो, क्लाइंट ने कुछ नए बिजनेस को एक्वायर कर लिया हो, क्लाइंट का मैनेजमेंट कोई चेंज हो गया हो, क्लाइंट का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो गया हो, क्लाइंट के लॉज एंड रेगुलेशंस में चेंज आ गया हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली आप लास्ट ईयर की अंडरस्टैंडिंग को इस साल यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद इंगेजमेंट्स क्या होता है, बहुत सिंपल सा मतलब है, इट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, इट मीन्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, जिसमें ऑडिटर अग्री करता है टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज एंड इट टेक्स द शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट क्या है, तो हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर सेफ गार्ड हो जाता है, एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट को हेल्प करता है डिटरमाइनिंग द टैक्स लाइबिलिटीज़, ऑडिट होती है तो डिटेक्शन में हेल्प करता है फ्रॉड और एरर के। उसके बाद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड अपॉन बाय द लेंडर्स बैंकर्स फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजंस, एंड ऑडिट रिव्यूज द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स, कितने कितने कंट्रोल्स लगे हैं और कितने थरो हैं और कितने डाइवर्सिफाइड वे में लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, ऑडिट कब मैंडेटरी है कब वॉलेंट्री है। जो मैंडेटरी का थर्ड पॉइंट इसको काट दीजिएगा, वो थोड़ा सा एरर है। देखिए मैंडेटरी से दो ही केसेस में, जो कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, और दूसरा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जैसे सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, HUF है, तो इनके केसेस में ऑडिट कब होगी, जब इनका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ से। वॉलंटरी कब है, हमें कुछ बेनिफिट्स लेना है या हमने अपने ऑफिस में रूल्स बना दिया, कैसा रूल्स बना दिया कि सर हम हर साल ऑडिट कराएंगे जस्ट टू एंश्योर द डिसिप्लिन, ठीक है, कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे कंपनी के अंदर या ऑफिस के अंदर, ठीक है, तो ये सब वॉलंटरी में आप लिख सकते हो। ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, कंपनी के केस में मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट के केस में कैग करता है, कैग स्टैंड्स फॉर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर्स करते हैं, सोल प्रोप्राइटर के केस में सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, एंड स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है, इसको बोलते हैं स्पेशल ऑडिट। उसके बाद रिपोर्ट्स किसको सबमिट होती है, तो रिपोर्ट्स उन्हीं को सबमिट होती है जिन्होंने अपॉइंटमेंट करवाया है, ठीक है, जिन्होंने हमें अपॉइंट किया है बेसिकली, है ना। तो कंपनी के केस में किसको रिपोर्ट सबमिट होगी, मेंबर्स को, पार्टनरशिप में पार्टनर्स को, तो उसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं, तो जिसमें हम बेसिकली यूज़र्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, ठीक है, द प्रैक्टिशनर गिव्स एन ओपिनियन अबाउट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ड्यू टू विच द यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर एबल टू मेक कॉन्फिडेंट डिसीजंस, ठीक है। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो 3 पार्टी रिलेशनशिप्स है, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होता है, एक क्राइटेरिया होती है, और फिर उसके अगेंस्ट में फिर हम एविडेंस गैदर करते हैं, और फिर लास्ट में हम अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। रिपोर्ट किस में लिखते हैं, अपने ऑडिट रिपोर्ट में। उसका रिव्यू क्या होता है, तो रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसमें हम थोड़ा लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, और इसमें हम फ्यू लेवल ऑफ प्रोसीजर्स लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सफिशिएंट लेवल ऑफ एविडेंस तो ऑब्टेन करना ही करना है हमें, ठीक है, सफिशिएंट लेवल ऑफ एविडेंस तो ऑब्टेन करना ही है हमें। अब डिफरेंस क्या होता है रीजनेबल एश्योरेंस में और लिमिटेड एश्योरेंस में, तो रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, बट लिमिटेड एश्योरेंस एक लो लेवल ऑफ एश्योरेंस है। रीजनेबल एश्योरेंस में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्सटेंसिव और डिटेल चेकिंग करते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस में थोड़ा सा लिमिटेड चेकिंग करता है। उसके बाद इसमें हम लोग रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और इसमें लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस का एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑडिट, और लिमिटेड एश्योरेंस का एग्जांपल हो सकता है रिव्यू। ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, तो टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटेग्रिटी, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, फिर ऑल दोज क्वालिटीज़ दैट गो टू मेक अ गुड बिजनेसमैन, मतलब एक बिजनेसमैन को एक अच्छा बिजनेसमैन जो बनाती है क्वालिटीज़, वो क्वालिटीज़ भी एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। फिर एक एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंट्स इज साइने को नॉन मीन्स द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसके बिना आप ऑडिट कर ही नहीं सकते हो। फिर ही मस्ट नो थरली ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, एंड ही मस्ट हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी बैक्ड बाय द इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, तो मैंने आपको समझाया था, SA,
SRE, SAE और SRS। SQC इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में नहीं आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ SQC इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में नहीं आता है। तो सर SA कब कहाँ अप्लाई होता है? इन द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। SRE कहाँ अप्लाई होता है? इन द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। SAE कहाँ अप्लाई होता है? बेसिकली अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे हम किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का या किसी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसकी रीजनेबलनेस को चेक कर रहे हैं, ठीक है बेसिकली। तो ऐसे केसेस में SAE अप्लाई होता है। और SRS बेसिकली जब आप कोई रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की, बुक कीपिंग की, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज आप दे रहे हो, तो वहाँ पे SRS लगता है। इन चारों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, चारों को मिला के। फिर से मैं बोल रहा हूँ SQC एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में नहीं आता है। अब बेसिकली SQC क्या होते हैं? तो SQC बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है जो सारे सर्विसेज पे अप्लाई होता है, ठीक है, सारे सर्विसेज पे। तो SQC आर टू बी अप्लाइड फॉर ऑल सर्विसेज, ठीक है, सारे सर्विसेज पे अप्लाई होता है। और SQC को कंप्लाई करना एक फर्म के लिए ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज़ फिर लीगल एक्शन हो सकते हैं। स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्यों है? वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड? तो पहला है टू एस्टैब्लिश अ बेंचमार्क टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टू इंश्योर द ऑडिट क्वालिटी एंड टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, एक कंसिस्टेंसी रहे, एक यूनिफॉर्मिटी रहे, तो उस वजह से भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट स्लाइड क्या आती है? ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। तो देखिए मैंने आपको बोला एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं? SA, SRE, SAE और SRS, ये चार होते हैं। सॉरी मैं शायद एक मिस कर गया, फिर से मैं बोल रहा हूँ SA, SRE, SAE, SRS, ये चार स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक प्रैक्टिशनर को, ये चारों को कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन सर कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज़ हो जाते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज़ हो जाते हैं जब स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टैंडर्ड ने कहा कि आपको हर साल एज ऑन 31 मार्च आपको हर साल क्या करना है? क्लाइंट का कैश बैलेंस फिजिकली जाके वेरीफाई करना है, ठीक है। अब आपको ही पता था 2020 में और 2021 में दोनों ही के केसेस में कोविड की वेव थी, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्लाइंट के पास फिजिकली जाके कैश को वेरीफाई करना इम्पॉसिबल था, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं था, इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो? ऐसे केसेस में आप कुछ और ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगा सकते हो, बट आपको रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि सर हम ये वाले स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं कर पाए, हम उस स्टैंडर्ड से डिपार्ट हो गए, ठीक है, और क्या रीज़न था वो आपको रीज़न मेंशन करना पड़ेगा, और आपने क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाया वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप सोचो विदिन 18 मिनट्स मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज़ करा दिया। 5 मिनट आपका और लूँगा, कुछ एक्स्ट्रा बातें वो भी रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। देखिए 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा, 1 मिनट। चलिए कुछ और बातें थी वो भी रिवाइज़ करा दे रहा हूँ, कुछ एडिशनल बातें। देखिए अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है? क्लाइंट देता है ऑडिटर को। एंगेजमेंट लेटर कौन देता है? ऑडिटर देता है क्लाइंट को। बट ऑडिटर तुरंत उसको नहीं देता है, ठीक है। ऑडिटर पहले SQC1 का कंप्लायंस चेक करता है। SQC1 का कंप्लायंस क्या गया था? पहले तो इंटीग्रिटी चेक करेगा क्लाइंट की, दूसरा था कि हमारे पास उतना कॉम्पिटेंस है क्या, हमारे पास उतना रिसोर्स है क्या, और थर्ड में फिर वो कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट भी चेक करेगा। ये सारी बातें हमने एडिशनल पॉइंट्स में की थी। फिर मैंने आपको बोला था कि ये कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसा होता है सीए फर्म का। तो मैंने आपको बोला था एक बॉस होता है, ठीक है, बॉस मतलब जिसका पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है और जो उस फर्म की नींव रखता है, ठीक है, जिसका पूरा पैसा लगा होता है उस फर्म में, उसको बोलते हैं मैनेजिंग पार्टनर। फिर वो अपने साथ बहुत सारे पार्टनर्स रखता है, ठीक है, पार्टनर CA, CS, CMA, LLB, MBA, फाइनेंस, एक्चुअरी, ये सब लोग हो सकते हैं, ठीक है। और फिर कुछ स्टाफ लेवल के लोग होते हैं, कुछ क्लर्क्स, कुछ आर्टिकल्स, कुछ अकाउंटेंट्स, तो ये सारे लोग भी हो सकते हैं। अब जब हमको कोई इंगेजमेंट मिलती है, जब हमें कोई ऑडिट मिलती है, तो कुछ लोग जाते हैं, ठीक है, सब लोग तो नहीं पहुंच जाएंगे, कुछ लोग जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टनर चला गया, ठीक है, 2 स्टाफ चले गए, दो आर्टिकल चले गए, तो इस हिसाब से अब जो लोग एक्चुअली जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगेजमेंट टीम बोलते हैं,
उसको क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट टीम। अब एंगेजमेंट टीम को कौन लीड करेगा, एक सीए, उसको क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, तो मैंने आपको 3 टर्म बताया, एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजिंग पार्टनर। उसके अलावा मैंने और एडिशनल क्या पढ़ाया था आपको, ठीक है, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है एडिशनली, और तो कुछ नहीं था इसमें। चलिए ठीक है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। कुछ और होगा एडिशनल तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है।